जीएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का पुनः स्वागत। देखिए, इतिहास की कक्षाएं प्रारंभ हैं। हम लोगों ने मगध के उत्कर्ष तक की यात्रा समाप्त की। हमारा जो अगला पड़ाव होगा, अब हम लोग मगध के राजवंशी इतिहास में आएंगे। मगध का में प्रारंभ में जो वंश थे, हर्यक वंश था, उसके बाद शिशुनाग वंश आया, उसके बाद नंद वंश आया। तो जो मगध का उत्कर्ष में जो तीनों वंशों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसकी राजनीतिक उपलब्धियां, उसकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसके मुख्य शासक जिन्होंने कूटनीति के द्वारा, वैवाहिक संबंधों के द्वारा, युद्ध के द्वारा मगध की सीमा में विस्तार किया, सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट पे, एक एक प्रश्न पे चर्चा करेंगे। हमारे एक एक शब्द, एक एक जो सेंटेंस है, परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं जो आगामी टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम मगध के पहले राजवंश, पहला जो ऐतिहासिक राजवंश है उस पर चर्चा कर रहे हैं। पहला जो वंश है वह है हर्यक वंश। अब हर्यक वंश का जो क्या समय है, हर्यक वंश का समय है 544 से 412 ईसा पूर्व। 544 से 412 ईसा पूर्व। अब देखिए, अब आपको दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि हर्यक वंश के मुख्य कौन कौन शासक थे। देखिए, हर्यक वंश का जो पहला शासक था बिंबिसार था, जो तत्कालीन जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ हैं जो सूचना मिलती है। बिंबिसार, देखिए एक बिंदुसार है, एक बिंबिसार है, कंफ्यूज मत होइएगा। जो बिंदुसार है वह मौर्य वंश का है, वह चंद्रगुप्त मौर्य के बाद वो शासक बनता है। चंद्रगुप्त मौर्य का लड़का था, अशोक का पिता था। इसमें बिंबिसार। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक है हर्यक वंश का, अजातशत्रु। तीसरा जो शासक है उदयन या उदयभद्र। अगला शासक अनिरुद्ध है, अगला शासक मुंडक, अंतिम शासक नागदशक। अंतिम शासक नागदशक। तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार हुआ। अंतिम जो शासक हुआ कौन हुआ? नागदशक हुआ। इसी के साथ देखिए, मगध का प्रथम राजवंश था यह, मगध का प्रथम राजवंश था हर्यक वंश। इसका संस्थापक बिंबिसार था। महत्वपूर्ण यह है कि जैन साहित्य में इसे श्रेणिक कहा गया है। परीक्षा में पूछा जाता है हर्यक को श्रेणिक किस शासक की उपाधि थी। जैन साहित्यों में इसे श्रेणिक कहा गया है। मगध का पहला ऐतिहासिक शासक था। इसने हर्यक वंश की नींव डाली। इसने 3 काम किए। मगध की सीमा के विस्तार के लिए इसने 3 काम किए। पहला काम, वैवाहिक संबंध के द्वारा अपने सीमाओं का विस्तार किया। दूसरा, कूटनीति का प्रयोग करके। तीसरा, युद्ध करके। मतलब साम दाम दंड भेद सारी नीतियों का यह प्रयोग करता था। क्यों करता था? मगध की सीमा के विस्तार के लिए। महत्वाकांक्षी शासक है। तो सबसे पहले इसने वैवाहिक संबंधों की शुरुआत किया। वैवाहिक संबंधों में यह सबसे पहला काम क्या किया? जो लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से इसने विवाह किया। इसका फायदा क्या हुआ? चेलना से विवाह करने से लाभ यह हुआ, इसने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित कर लिया। क्योंकि मगध के उत्तर में लिच्छवी था, शक्तिशाली गणराज्य था। चेलना से विवाह जब हुआ तो दोनों रिश्तेदार हो गए, रिश्तेदार एक दूसरे की मदद करेंगे। तो इसने अपनी उत्तरी सीमा को सुरक्षित किया। तो उत्तरी सीमा से आक्रमण का भय बना रहता था। दूसरा वैवाहिक संबंध कहां से हुआ? दूसरा जो वैवाहिक संबंध हुआ वह प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से किया गया।
महाकोसला से जब वैवाहिक संबंध हुआ, उसका लाभ यह हुआ कि कोसल नरेश वस्तुसंजीत है, इसकी बहन महाकोसला से इसने वैवाहिक संबंध किया। कोसल नरेश ने इसको काशी का प्रांत दहेज के रूप में दे दिया। काशी उस समय एक महत्वपूर्ण प्रांत था। काशी की चर्चा वो विश्व की, भारत की प्राचीन नगरियों में से एक है, व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केंद्र था। काशी से इसकी आर्थिक स्थिति सुधरी, क्योंकि काशी से 1 लाख रुपए की वार्षिक आय होती थी। काशी से क्या होता था? 1 लाख रुपए का इसको काशी से आय होती थी। तो काशी से महाकोसला से वैवाहिक संबंध हुआ, काशी का प्रांत मिला, 1 लाख रुपए का आय वाला प्रांत इसे मिल गया। ठीक। तीसरा विवाह क्या हुआ? तीसरा वैवाहिक संबंध किससे होगा? तीसरा मध्य प्रदेश, जिसे पंजाब कहते हैं, की राजकुमारी क्षेमा से हुआ विवाह। मध्य प्रदेश क्षेमा, पंजाब वाली जो सीमा थी उसको सुरक्षित किया उसने। मध्य प्रदेश से संबंध स्थापित हुआ। इसकी पहुंच मध्य प्रदेश तक हुई। महाकोसला से विवाह, लिच्छवी नरेश चेटक की पुत्री चेलना से विवाह। ये तो वैवाहिक संबंधों का प्रयोग करके इसने मगध की सीमा को सुरक्षित किया, मगध की आय में वृद्धि किया और मगध का विस्तार किया। अब देखिए अगला कदम होशियार शासक था, अब कूटनीति का प्रयोग करेगा। जहां वैवाहिक रिश्ते नहीं होंगे वहां कूटनीति का प्रयोग होगा। अब क्या करेगा ये? अब यह कूटनीति का प्रयोग करके अवंती व गांधार के साथ मैत्री संबंध स्थापित करेगा। गांधार उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पे स्थित था। उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत पे स्थित होने के कारण गांधार को अपने प्रभाव में लेना था। गांधार नरेश जो पुक्कुसाती था, उसने एक अपना राजदूत इसके दरबार में भेजा था। गांधार से इसका संबंध अच्छा हुआ। गांधार से संबंध अच्छा होने के बाद अब इसने गांधार से संबंध अच्छा होने के बाद अब इसका जो अगला कदम था वह यह था कि यह अवंती नरेश से भी संबंध अच्छा करना चाहता था। अवंती नरेश को पांडु रोग हो गया था, क्योंकि हर्यक वंश का जो शासक बिंबिसार था, उसकी दरबार में जीवक नामक एक प्रसिद्ध चिकित्सक रहता था। जीवक नामक एक चिकित्सक रहता था। जीवक को इसने अवंती नरेश के रोग को दूर करने के लिए भेजा और जीवक ने बहुत ही ईमानदारी से उसका इलाज किया। जीवक की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई थी, तो वह चिकित्सा विज्ञान का श्रेष्ठ ज्ञाता था। जीवक ने अवंती नरेश को पांडु रोग से मुक्त कराया, जिसका फायदा उसे मिला। अवंती नरेश ने इससे मित्रता स्थापित की। हमेशा किसी भी विपरीत परिस्थिति में अवंती नरेश इसके साथ हमेशा कंधे से कंधा मिला के तैयार रहता था। तो वैवाहिक संबंध, कूटनीति और युद्ध नीति। अगला होगा युद्ध नीति का प्रयोग करके यह मगध की सीमा में विस्तार करेगा। अब देखिए हमारा जो अगला क्या नाम इसने महत्वाकांक्षी शासक था, वैवाहिक संबंध स्थापित किया, कूटनीति का प्रयोग किया और युद्ध का प्रयोग किया। युद्ध में क्या हुआ? युद्ध में इसका पड़ोसी था अंग महाजनपद। अंग महाजनपद इसका धुर विरोधी था। अंग महाजनपद इसका धुर विरोधी था। अंग पर आक्रमण यह करता है। वहां के शासक कोई मार देता है और उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार कर लेता है। अंग को मगध में मिला लिया जाता है। अंग का मिलना, बिंबिसार ने उस परंपरा की नींव डाली मगध के विस्तार में
अंग के ऊपर आक्रमण करके अंग को विजित करके शुरुआत तो बिंबिसार ने किया, अंत कहां हुआ? अशोक की कलिंग विजय के साथ। राय चौधरी का एक स्टेटमेंट है, आपको आगे बताएंगे कि अंग पर आक्रमण कर उसकी राजधानी चंपा पर अधिकार किया, अंग को मगध राज्य में मिला लिया गया। अब देखिए, अंग मगध राज्य में मिला, अंग का प्रशासक कौन बना? अजातशत्रु को अंग का उपराजा बना दिया गया। यह भी महत्वाकांक्षी शासक होगा। इसी संदर्भ में राय चौधरी का एक स्टेटमेंट है कि बिंबिसार के अंग विजय से मगध के राज्य विस्तार की वह परंपरा शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय के पश्चात समाप्त हुई। बिंबिसार के अंग विजय से मगध के राज्य विस्तार की वह परंपरा शुरू हुई जो अशोक के कलिंग विजय के पश्चात समाप्त हुई। कहने का तात्पर्य है कि बिंबिसार ने अंग को जीत के मगध की सीमा में विस्तार हुआ। बीच के जितने शासक थे सबने मगध की सीमा में विस्तार किए और वह अशोक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भी मगध का खूब विस्तार हुआ। अशोक का जो अंतिम विजय था कलिंग विजय, इसी के बाद मगध की विस्तार रुक गया। कलिंग विजय अंतिम विजय था। कलिंग को मगध में मिलाने के बाद मगध ने अन्य राज्यों पर आक्रमण करना बंद कर दिया। तो शुरुआत किसने किया? बिंबिसार। अंत किसने किया? अशोक ने। अब देखिए, ये तो उनकी राजनीतिक उपलब्धियां हैं। इनकी अन्य उपलब्धियां कैसी क्या हैं? इनकी अन्य उपलब्धियां देखिए, सबसे महत्वपूर्ण काम इसने क्या किया था, पूछा था परीक्षा में। राजगिरी की स्थापना किसने किया था? राजगिरी नामक नगर की स्थापना बिंबिसार ने किया था। इसको अपना इसने राजधानी बनाया। राजगिरी का जो आर्किटेक्चर है, जो स्थापत्य है, वह बहुत बड़ा एक वास्तुकार था। वह महागोविंद के निर्देशन में तैयार हुआ। यह मगध का प्रसिद्ध वास्तुकार था। इसने ही राजधानी के रूप में पूरा उसकी डिजाइनिंग किया था। उसको स्थापत्य से, कला से, महल वगैरह जो राजगिरी में बनाया गया था, सबका जो वास्तुकार था वह महागोविंद था। तो नया काम, राजगिरी को वह अपनी राजधानी बनाता है। गिरिब्रज है, इसी का नाम राजगिरी है। अगला काम, बुद्ध के निवास हेतु, बुद्ध का समकालीन था, बुद्ध का मित्र था, बुद्ध के निवास हेतु वेणुवन नामक बिहार की स्थापना इसने किया था। वेणुवन नामक बिहार की स्थापना मगध के प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद के निर्देशन में राजगिरी का पूरा स्थापत्य कला, पूरा राजमहल वगैरह, पूरा महल वगैरह का निर्माण। इसी के साथ साथ अनेक इसकी उपलब्धियां हैं। हर्यक वंश मगध का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है। इसका जो प्रथम ऐतिहासिक शासक बिंबिसार है। बिंबिसार ने अंग को जीत के जो मगध के विस्तार की नींव डाली थी, वह समाप्त हुई अशोक के कलिंग विजय के साथ। हर्यक वंश, इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो लड़का था, इसका जो आगे चल के उत्तराधिकारी बनेगा, वह बनेगा कौन? बनेगा अजातशत्रु। अजातशत्रु का मतलब होता है जिसका कोई शत्रु ना हो। अजातशत्रु महत्वाकांक्षी शासक है, बिंबिसार से भी ज्यादा महत्वाकांक्षी है और बिंबिसार से ज्यादा महत्वाकांक्षी है। और लोग कहते हैं, जो किंवदंतियां हैं, कि बुद्ध का एक चचेरा भाई था देवदत्त। इसी के बहकावे में आके देवदत्त ने इसको चढ़ा दिया कि केवल आप अंग का उपराजा मत बनिए, पूरे मगध के आप शासक बनिए। इसी के बहकावे में आता है और बिंबिसार को बंदी बना लेता है। बिंबिसार को बंदी बनाता है। बंदी बनाने के बाद यह घोर यातना देता है। घोर यातना से बिंबिसार की मृत्यु हो जाती है और इसका जो अगला शासक होगा, जो उत्तराधिकारी होगा, वह होगा अजातशत्रु। तो आज हम लोगों ने हर्यक वंश के बारे में चर्चा किया। हर्यक वंश का जो महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार के बारे में चर्चा किए। इसका जो अगला महत्वपूर्ण शासक है अजातशत्रु, इसकी चर्चा हम लोग अपने अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।